हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल CBSE विद शर्मा। आज हम इस वीडियो में कुछ दूसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 8th विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। तो हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में कुछ टॉपिक डिस्कस किया था, सूक्ष्मजीव और हम। इस टॉपिक तक हमने इस वीडियो को एंड किया था। आज इस वीडियो में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक उपयोग। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब होता है। उसके बाद हम लाइन बाय लाइन इसको रीड करेंगे और समझेंगे। सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक उपयोग। सूक्ष्मजीव का क्या मतलब होता है, मैंने पार्ट 1 में आपको सब कुछ डिटेल्स में बताया था। सूक्ष्मजीव कहाँ पाया जाता है, सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं, हम सूक्ष्मजीव को किस किस की सहायता से हम देख सकते हैं। तो मैं आपको एक बार और रिकॉल करवा देता हूँ कि सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं। बाकी आपको वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर फर्स्ट उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर का भी वीडियो अपलोड ऑलरेडी हो चुका है, तो आप उसका भी उस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले सूक्ष्मजीवों का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। सूक्ष्मजीव का मतलब होता है जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, अपने नग्न आंखों से उसे देख नहीं सकते, उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्मजीव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वाणिज्यिक उपयोग, यहाँ पे एक नया शब्द जुड़ गया है, वाणिज्यिक उपयोग। वाणिज्यिक का मतलब होता है उत्पादन, हिंदी में इसे उत्पादन कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको प्रोडक्शन कहते हैं। तो टॉपिक के नेम से कुछ समझ में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ेंगे इसमें। सूक्ष्मजीव का हम उपयोग कहाँ करते हैं, कहाँ पे हम उसका उत्पादन में प्रयोग करते हैं, कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें उत्पादन के समय सूक्ष्मजीव का प्रयोग होता है। तो इस सब कुछ हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए लाइन बाय लाइन इसको पढ़ लेते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था कि सूक्ष्मजीव कहाँ पाया जाता है, हम इसको कैसे देख सकते हैं, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि सूक्ष्मजीव का उपयोग किस किस चीज़ों में करते हैं। बड़े स्तर पर अल्कोहल, अल्कोहल का यहाँ मतलब हो गया शराब। अल्कोहल जो शराब में मिलाया जाता है, जो कि आजकल जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें भी अल्कोहल मिलाया जाता है। तो अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का यहाँ ये मतलब है कि जिस चीज़ से हमें स्वाद, हमें टेस्ट का पता चलता है, उसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं। तो इस लाइन का ये मतलब है, बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सूक्ष्मजीवों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसमें इसका आंसर होगा, सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड के उत्पादन में किया जाता है। जौ, गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। जौ, गेहूँ, चावल और जितने भी फलों के जितने भी उपस्थित प्राकृतिक शर्करा है, जितने मिठास है, चीनी है, जो नेचुरली हमें मिलता है, उसमें हम कोई भी मिलावट नहीं करते। जैसे फल हो गए, जब हम फलों का रस निकालेंगे तो हमें मिठाई प्राप्त होगा, हम उसके बाद उसमें चीनी, शुगर ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब हमें मिलेगा, जब उसका हम रस निकालेंगे तो क्या होगा, मीठा होगा। ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। ईस्ट एक पाउडर होता है जिसका हम यूज़ कई अन्य चीज़ों में करते हैं। जैसे हम उसको स्पंजी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्रेड हो गया, केक हो गया, इन सब का यूज़ हम ईस्ट में करते हैं। ईस्ट यूज़ करते हैं स्पंजी बनाने के लिए। तो यहाँ ये कह रहा है कि शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। इन सब चीज़ों का मिला के क्या होता है, शराब का उत्पादन किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक साइंटिफिक एक फैक्ट बताता हूँ। शराब बनाने के लिए सबसे ज़्यादा फल का उपयोग किया जाता है, ग्रेप्स का, अंगूर का इसमें उपयोग किया जाता है शराब बनाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप 2.4, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको अगर पढ़ना हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे है,
यह गंध अल्कोहल की है जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। हर एक वस्तु का गंध होता है, ठीक ऐसे ही अल्कोहल का भी कुछ गंध होता है। तो जो चीनी के अल्कोहल है, जो गंध है, अल्कोहल की जो गंध है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। ये बता दूं, चीनी में भी अल्कोहल पाया जाता है, पर बहुत ही कम मात्रा में चीनी में अल्कोहल पाया जाता है। तो ये गंध कैसे बनता है? चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन मतलब कन्वर्ट होने के बाद बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। पेपर में आ जाता है एग्जाम्पल, क्वेश्चन भी आता है, एग्जाम्पल के तौर पे भी आता है कि किण्वन अथवा फर्मेंटेशन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं करना, किण्वन और फर्मेंटेशन दोनों एक ही है। मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या होता है। कहते हैं जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने के कारण बना है, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहते हैं। और नीचे में लिखा है लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। ये उतना एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर आपको नॉलेज के लिए ये पता होना चाहिए कि किण्वन का खोज किसने किया था। किसने किया था किण्वन का खोज? लुई पाश्चर ने 1857 में किया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग जो आयुर्वेदिक होता है, मेडिसिन होता है। किस प्रकार से सूक्ष्म जीव उसमें होता है मेडिसिन में। अब आप बोलोगे कि इसमें मेडिसिन होगा तो हमारे लिए हानिकारक भी है। हर एक चीज़ हमारे लिए हानिकारक होता है और लाभदायक होता है। तो सूक्ष्म औषधि में सूक्ष्म जीव कैसे इसमें उपयोग किया जाता है? जब हम बीमार पड़ते हैं, जैसे हमें बुखार हो गया, तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। तो हम दवाई क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे शरीर से ज़्यादा पावर की उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया उस दवाई में है। जब हम उस दवाई को जब हम खाते हैं तो वो दवाई में इतना पावर है कि जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया उसे किल कर देता है, और किल करने के बाद उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे हम स्वस्थ होने लगते हैं, ठीक होने लगते हैं। तो यही इसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें क्या है, ओह माय गॉड, अभी तो 3 मिनट है, वो भी लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव है। अब इसमें ये बोला गया है कि औषधियों का स्रोत, एग्ज़ाम में भी आता है कि औषधियों का स्रोत क्या है। तो औषधि का स्रोत, इसका एक वर्ड में इसका आंसर होगा, वो है सूक्ष्मजीव। और इस लाइन का मतलब ये है कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें पेनिसिलिन का इंजेक्शन, अगर हमें बुखार आ गया, बुखार की बीमारी हर एक प्रकार की होती है और सब डॉक्टर कुछ ना कुछ इसमें इंजेक्शन देते हैं या फिर हमें कोई गोली देते हैं। इंजेक्शन भी देते हैं और गोली भी देते हैं। इसीलिए देते हैं कि क्योंकि उसमें प्रतिजैविक होता है, उसमें पावर होता है जो हमारे शरीर में जो पहले से बैक्टीरिया उसे किल करने में वो हेल्प करता है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। इम्यून सिस्टम के हिंदी में, जैसे कि मैंने को पहले ही बताया था कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें डॉक्टर इंजेक्शन या फिर हमें कैप्सूल या दवाई गोली देते हैं। क्यों देते हैं? कि जो हमारे शरीर में पहले से जो बैक्टीरिया है, जो हमारे इसमें पहले से सूक्ष्म जीव है, वो ज़्यादा मात्रा में वृद्धि करता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो दवाई जो हम लेते हैं उसमें भी सूक्ष्म जीव होता है। जब हम उसमें ज़्यादा पावर का सूक्ष्म जीव होता है, उसमें ज़्यादा सूक्ष्म जीव होता है जो हमारे शरीर में जो भी पहले से सूक्ष्म जीव है उनकी वृद्धि होने से रोक देती है, उन्हें नष्ट कर देती है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रतिजैविक कहते हैं अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। इसका करेक्ट डेफिनेशन मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसका ये होगा प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक।
ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है, उनकी वृद्धि रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को हम क्या कहते हैं? प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं। जैसे आजकल हम देख रहे हैं जीवाणु और कवक से अनेक प्रकार के में प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। अब आजकल जीवाणु, जैसे आपने देखा होगा कोविड-19, ये भी क्या था? एक जीवाणु था जिसको एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से बहुत तेज़ी से ये फैल रहा था। तो जो जीवाणु और कवक से जो औषधियाँ बनाई जाती हैं, जीवाणु और कवक से भी जो है एंटीबायोटिक दवाइयों का उत्पादन हो रहा है। जैसे कि कौन कौन सा दवाई है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। इन सब का उपयोग करके प्रतिजैविक बनाया जा रहा है, दवाई बनाया जा रहा है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। ये जो दवाई है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, इन सब का उत्पादन कहाँ से हो रहा है? कवक और जीवाणु से इसका उत्पादन हो रहा है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें हम अनेक रोगों के चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। अगर हमें कई अनेक प्रकार की बीमारी हो जाती, दूसरे प्रकार की बीमारी हो जाती, उसके लिए अलग दवाइयाँ हमें चाहिए होती है, उसके लिए अलग सूक्ष्म जीव, उसमें एंटीबायोटिक हमें चाहिए होता है। तो उसमें ये कह रहा है कि किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है। किसी अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवों को उपयोग करके हम क्या करते हैं? प्रतिजैविक का उत्पादन करते हैं, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। कि जैसे कि एग्ज़ाम्पल, जब हम बीमार पड़ते हैं, हमें बुखार आता है, तो हम क्या लेते हैं? पैरासीटामॉल, हम दवाई हम कंज्यूम करते हैं, दवाई हम खाते हैं। ठीक ऐसी हमें अगर कोई दूसरी बीमारी हो जाती है, उसके लिए हम दूसरा दवाई लेंगे, पैरासीटामॉल तो लेंगे नहीं, क्योंकि उसमें उतनी जो हमें बीमारी है उसके 2 गुना जितने सूक्ष्मजीव है वही दवाई हम कंज्यूम करेंगे। जो हमें एक बीमारी हो रही है उसमें हम सब बीमारी में हम एक ही दवाई नहीं खा सकते, अलग अलग हमें दवाई खाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। जो पशुओं का खाना होता है, कुक्कुट आहार वही हुआ, एवं बोला है यहाँ पर, और होता तो दोनों अलग अलग होता, लेकिन यहाँ पे एवं का यूज़ किया गया, मतलब दोनों एक ही है। पशु आहार और कुक्कुट आहार दोनों एक हैं। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संरक्षण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। अब जो पशुओं को जो हम खाना खिलाते हैं उसमें भी प्रतिजैविक मिलाया जाता है। जैसे अनेक प्रकार के मार्केट में गायों के लिए, भैंसों के लिए खाने आहार आता है, लेकिन उसमें कई प्रकार के प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिससे कि जो जानवर है उन्हें उन सब चीज़ों का बीमार ना पड़े। उसमें ऐसी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जैसे इंसान जब बीमार पड़ता है उसे प्रतिजैविक दिया जाते हैं, एंटीबायोटिक उसे दिया जाता है। ठीक वैसे ही पशुओं को भी बीमार होने से रोकने के लिए उनके आहार में क्या दिया जाता है? प्रतिजैविक दिया जाता है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों में भी करते हैं। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण में भी किया जाता है। तो यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि अब एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, इसको व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे एंटीबायोटिक का, जो मैं आपको बता रहा हूँ। एंटीबायोटिक उसे कहते हैं जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है और उनकी वृद्धि को रोक देती है। उससे हम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसमें ये डेफिनेशन लिखेंगे। अगर ये 5 नंबर का आता है तो इसमें ये भी लिखेंगे कि जीवाणु और कवक अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये भी लिखेंगे। और इसमें मेन इम्पॉर्टेंट ये भी है नीचे जो मैंने आपको बताया, पशु आहार, इसका एग्जाम्पल में भी ले सकते हैं। पशु आहार में भी प्रतिजैविक मिलाया जाता है और साथ ही साथ पौधों के रोग नियंत्रण में भी प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है।
तो ठीक है, मैंने आपको इसमें बता दिया कि प्रतिजैविक, जिसे हम एंटीबायोटिक भी कहते हैं, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ये हमने डिस्कस कर लिया। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत पिक है और हम ये पैंडेमिक, ये टाइम हम देखते भी आ रहे हैं, जैसे हमने कोविड के टाइम पे देखा है वैक्सीन। आगे है वैक्सीन, टीका। लेकिन इस टॉपिक को करने से पहले यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इस साल 2022 के सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। यही बताया गया है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें प्रतिजैविक की दवाई लेनी चाहिए, और उस जिस डॉक्टर से हम संपर्क कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे हमें सलाह लेकर ही हमें इस दवाई को लेना चाहिए। और कितने दिनों तक हमें इसका उपयोग करना चाहिए, हमें कब अगली बार में दवाई को उपयोग करना चाहिए। अब एक बार दवाई ले लिया, उसके बाद हमें कितने दिनों बाद इसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। इसका हमें इसमें ध्यान रखना है कि हमें किस टाइम पे कौन सी दवाई लेनी है। और यहाँ पे लास्ट लाइन में एक लिखा गया है कि विषाणु से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, फ्लू, ये नॉर्मल है, ये ठीक भी हो जाते हैं तुरंत। इसमें हैरानी वाली बात नहीं है कि जो ज़्यादा भयानक बीमारी होती है वो उसके लिए अलग से सूक्ष्म जीव, अलग से उसको एंटीबायोटिक आता है, वो हमें डॉक्टर अलग से कंज्यूम करवाते हैं। लेकिन ये नॉर्मल है, सर्दी जुकाम, ये अपने आप ठीक भी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही था कि हमें जब भी दवाई लेनी चाहिए हमें सलाह लेके लेनी चाहिए, कब कौन से टाइम पे हमें कौन सी दवाई लेनी चाहिए, ये सब इसमें दिया गया है। लेकिन अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि है वैक्सीन, जिसे हम टीका भी कहते हैं। ओह माय गॉड, हमारा टॉपिक है वैक्सीन, टीका, जो हमने अभी कोविड के टाइम पे लिया है, डोज 1 और डोज 2। वो क्या था, एक वैक्सीन था, टीका था, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझेंगे कि टीका क्या होता है। लेकिन आपको उतना पता ही होगा कि टीका क्यों लगाया जाता है, इससे क्या होगा, आपने देखा ही होगा 2 सालों में कोविड के टाइम पे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो बुक में है एनसीईआरटी में, वो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। वैक्सीन को हम क्या कहते हैं, टीका के नाम से भी जानते हैं। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इसको करने से पहले ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। जब छोटे बच्चा होता है, 1 साल का, 2 साल का होता है, उसे शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वो छोटा है, उससे किसी भी जो बीमारी है, रोग कारक, उन्हें डिसइंफेक्ट ना करे, इसके उनसे बचाने के लिए, रोग से बचाने के लिए उसको हम क्या लगाते हैं, टीका लगाते हैं। जैसे कि हमें कोविड का टाइम पे था, हमें दूसरों से कोविड ना हो जाए, उसके लिए पहले से उससे हम तैयार हैं। अगर किसी को हो भी गया कोविड, अगर उससे कांटेक्ट में आ भी गया, तो हमारा शरीर उससे पहले ही मजबूत है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, हम उनसे लड़ सकते हैं, हमने पहले ही टीका ले रखा है। तो इसको आगे पढ़ते हैं। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। कहने का ये मतलब है कि जब हमें कोई रोग होता है, कोई हमें डिजीज़ होता है, तो शरीर को पहले से पता चल जाता है कि कितना पावरफुल है, कितना नहीं। अगर हमारा इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होगा तो उस इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को किल कर देगा, अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो। यहाँ प्रतिरक्षी का क्या मतलब है, जब भी हमें कोई रोग होता है, हमारे शरीर में एंटर करता है, तो हमारा जो शरीर का जो प्रतिरक्षा है वो उत्पन्न करता है, हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें किल करने की कोशिश करता है। शरीर को ये भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। क्योंकि पहली बार शरीर में अगर कोई वायरस एंटर किया है तो इम्यून सिस्टम क्या होता है, हम उत्पन्न हो जाता है, उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर वही बीमारी अगर दोबारा हो जाए, दोबारा से बॉडी में एंटर करे, तो बॉडी को पता है कि वो किस प्रकार से फिर से उसी बैक्टीरिया से लड़ा जाए। अंततः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है।
हमें दूसरों से अगर कांटेक्ट में आने से अगर हमें कोई बीमारी हो रही है तो वो अलग बैक्टीरिया है, वो अलग है। उसके लिए बॉडी अलग से अपना इम्यून सिस्टम तैयार करेगी, उससे अलग से लड़ेगी। अगर वहीं अगर कोई मरा हुआ निष्क्रिय सूक्ष्म जीव जो डिस्ट्रॉय, जो ख़त्म हो चुका है, अगर वो हमारे शरीर में, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में अगर एंटर करे तो बॉडी को पता चल जाता है कि हमें किस टाइप से, कौन से बैक्टीरिया से लड़ना है। तो सूक्ष्म जीव अगर स्वस्थ व्यक्ति के अगर शरीर में अगर एंटर करेगा तो शरीर की जो जितने भी कोशिकाएं हैं वो उसी के अनुसार लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करेगी। अगर मरा हुआ बैक्टीरिया है पर बीच में नष्ट हो चुका है, अगर फिर से बॉडी में एंटर करता है तो शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, उसी के अनुसार लड़ने के लिए, शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करती है। एंड जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उत्पन्न करती है और उस बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कभी ख़त्म नहीं होती, हमारे शरीर में हमेशा बना रहता है कि हमारा कोई अगर बाहर से अगर बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंटर कर रहा है तो उसे तुरंत किल किया जाए, बॉडी को कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना हो, तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा करती है। इस प्रकार टीका वैक्सीन कार्य करता है। अब मैं आपको यहाँ पे टीका का डेफिनेशन बता देता हूँ, टीका का क्या मतलब है। टीका के अगर पेपर में आ गया टीका वैक्सीन, इसका व्याख्या करें तो क्या होगा। क्वेश्चन होगा, वैक्सीन हमारे शरीर को रोग कारक से सुरक्षा प्रदान करती है, उसे हम क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। यहाँ पे एक दो पॉइंट में और बता देता हूँ, अगर पेपर में आ गया 5 नंबर में इसको डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेनेशन करने के लिए, तो आप क्या लिखोगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमें रोग कारक से सुरक्षा प्रदान करती है उसे हम क्या कहते हैं, टीका कहते हैं। उसके साथ ही साथ टीका हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए सुरक्षा प्रदान करती है, अन्य सूक्ष्म जीवों से हमें बचाती है। उसके बाद हम यहाँ पे उसे हम क्या कहते हैं, टीका कहते हैं। जैसे कि हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसे अन्य बीमारियों को वैक्सीन टीके द्वारा रोका जा सकता है। यहाँ पहले से ही मेंशन किया गया है कि 3-4 ऐसी बीमारी है जिसको सिर्फ टीके से ही रोका जा सकता है और किसी अन्य विधि है ही नहीं उसे रोकने के लिए। तो कौन कौन सी बीमारी है, हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी यदि 4-5 बीमारी है जिसे सिर्फ किसी से ठीक किया जा सकता है, सिर्फ वैक्सीन से ही ठीक किया जा सकता है। आगे देखते हैं क्या है। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए वैक्सीन या टीके दिए गए होंगे। इस सबको नॉर्मली है, सबको वैक्सीन या टीके लगे ही होंगे। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसे वैक्सीन और टीका नहीं लगा होगा बचपन में। अगर नहीं पता हो तो अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकता है कि उन्हें टीका दिया गया था या नहीं दिया गया था। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। आप पूछ के आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किन किन रोगों से लड़ने के लिए आपको टीका दिया गया था। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन, पल्स पोलियो देखे होंगे। सभी बच्चों को, जितने भी हमारे दुनिया में जितने भी करोड़ों बच्चे हैं, उन सभी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए टीका दिया जाता है। वह आवश्यक टीके जो हर महीने हर हफ्ते टीका लगता है वो हमारे आस पड़ोस के अस्पताल में उपलब्ध होता है। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पोलियो से ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, तो बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए, जैसे कि हमने देखा भी है टीवी में भी, न्यूज़पेपर में भी देखा है कि बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान चालू हो रहा है। इतने से इतने दिनों तक टीकाकरण अभियान चालू होगा जिसमें से 70 करोड़ 10 करोड़ बच्चों को टीकाकरण से मुक्त किया जाएगा, इतने बच्चों को टीकाकरण लगाया जाएगा। तो पोलियो से बचाने के लिए बच्चों को क्या किया जाता है, टीकाकरण लगाया जाता है, जिससे बच्चों को, अब जैसे छोटे बच्चे हैं उसे तो हम इंजेक्शन देंगे नहीं, उसके लिए सरकार ने भी कुछ स्कीम
अब 2 साल के बच्चे को, 1 साल के बच्चे को हम टीका, वैक्सीन, इंजेक्शन तो दे नहीं सकते, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ न कुछ इसमें उपाय ढूंढा है कि छोटे बच्चों को इंजेक्शन ना दिया जाए। उसके लिए क्या क्या दिया जाए? पोलियो ड्रॉप दिया जाए। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक क्या है? टीका है। जिस प्रकार से इंजेक्शन से बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है वैक्सीन, उसी प्रकार से उसका दूसरा मेथड से पोलियो ड्रॉप, जो बच्चों को ड्रॉप से पिलाते हैं, वो भी क्या है? वास्तव में एक वैक्सीन ही है, जो शरीर में जाके हमारे सूक्ष्म जीवों से हमें बचाता है, रक्षा करता है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया है, जिससे परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया है। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। चेचक कथी है? यह चेचक मैंने आपने ऊपर भी सुना होगा कि हैजा, चेचक ऐसे हेपेटाइटिस है जिसे सिर्फ वैक्सीन से ही ठीक किया जा सकता है। तो अपने यहाँ पे चेचक का यहाँ मतलब होता है स्मॉल पॉक्स, जो शरीर पे धब्बे धब्बे से आ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? चेचक कहते हैं। तो आजकल जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव से बचने के लिए हमें टीके का बहुत बड़े स्तर पर टीके का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे कि मनुष्य के साथ साथ जंतुओं को भी रोगों से बचाया जा सके। ठीक है, तो हमने आज इस वीडियो में हमने क्या सीखा? वैक्सीन के बारे में सीखा। हमने 2 साल से देखते आ रहे हैं कि वैक्सीन किस प्रकार से लग रहा है हमारे लिए, किस तरीके से हमारे लिए लाभदायक है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम किस चीज़ में करते हैं। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, इसे कितने टाइप्स हैं, ये कहाँ पाया जाता है। लेकिन हमने पार्ट 2 में क्या सीखा? पार्ट 2 में सीखा कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ करते हैं? अपने खाने में, दिनचर्या में भी उसमें यूज़ होता है। जब हम बीमार पड़ते हैं उसमें भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ सूक्ष्म जीवों से बीमारियों से बचने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं? टीका भी लगवाते हैं। छोटे बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए भी टीका लगाया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। उसके आगे जितना भी कवर हो सकेगा नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में, उसमें हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा? मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि।